कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर में एक पुराना और विशाल हवेलीनुमा घर था, जो सालों से वीरान पड़ा था। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर किसी अदृश्य ताकत का अनुभव करते, और वहां एक अजीब सी ठंडक भी महसूस होती। गांव में एक किंवदंती थी कि इस हवेली में एक भूतिया गुड़िया है, जो किसी समय हवेली के मालिक की बेटी की सबसे प्रिय चीज हुआ करती थी। हवेली के मालिक का नाम ठाकुर श्याम सिंह था, जो बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी एक ही बेटी थी, जिसका नाम राधिका था। राधिका बेहद सुंदर और मासूम थी और उसे गुड़ियों का बहुत शौक था। लेकिन उसके पास एक खास गुड़िया थी, जिसे वह चंपा कहकर बुलाती थी। यह गुड़िया बहुत अनोखी थी, मानो उसमें जीवन हो। राधिका के साथ चंपा का एक खास रिश्ता था। वह अपनी हर बात, हर भावना, हर शिकायत चंपा से कहती थी। राधिका और चंपा का यह संबंध एक अजीब मोड़ तब लेता है जब एक दिन राधिका गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी राधिका को नहीं बचाया जा सका। उसकी मौत के बाद ठाकुर श्याम सिंह और उसकी पत्नी ने शोक में डूबकर हवेली छोड़ दी और कहीं और बस गए। कहते हैं कि राधिका के निधन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय हवेली से किसी के खिलखिलाने की आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा अपनी चंपा में समा गई है और अब वो उसी के साथ रहती है। धीरे धीरे इस डर से कि हवेली शापित है, गांव के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। कई साल बाद शहर से एक परिवार ने उस हवेली को खरीद लिया। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सुमन और उनकी छोटी बेटी प्रिया थी। प्रिया की उम्र 8 साल थी और उसे भी गुड़ियों का बहुत शौक था। रमेश और सुमन ने गांव की कहानियों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी के साथ उस हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली में रहने के कुछ दिन बाद प्रिया को खेलते हुए एक पुरानी अलमारी के अंदर एक सुंदर गुड़िया मिली। यह वही चंपा थी, राधिका की प्यारी गुड़िया। प्रिया को चंपा देखते ही पसंद आ गई और उसने उसे अपने कमरे में रख लिया। उस रात प्रिया के कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी बंद हो जाती। प्रिया ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। लेकिन धीरे धीरे प्रिया में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह खुश और चंचल नहीं रही। वह अक्सर अकेले में बैठकर किसी से बातें करती रहती। जब सुमन ने ध्यान दिया, तो उसने पाया कि प्रिया हमेशा अपनी नई गुड़िया चंपा से बातें कर रही है। सुमन को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे बच्चों की सामान्य हरकत मान लिया। कुछ हफ्तों बाद प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। लेकिन सुमन को यह बात हजम नहीं हुई। उसने फिर गांव के बुजुर्गों से बात की, और तब उन्हें राधिका और चंपा की कहानी पता चली। सुमन के मन में डर बैठ गया कि कहीं उनकी बेटी प्रिया पर राधिका की आत्मा का असर तो नहीं हो रहा। रमेश ने इस बात पर यकीन नहीं किया और इसे महज एक अफवाह बताया। लेकिन एक रात जब वो प्रिया के कमरे के पास से गुजरा, तो उसने अपनी बेटी की हंसी की आवाज सुनी। अंदर जाकर देखा तो प्रिया अकेली ही बैठी हंस रही थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रमेश को यह देखकर झटका लगा और उसने तय किया कि वह चंपा को प्रिया से दूर रखेगा। अगली सुबह रमेश ने चंपा को घर के एक कोने में रख दिया, लेकिन प्रिया ने जब देखा कि उसकी गुड़िया उसके पास नहीं है, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। वो किसी भी हालत में अपनी गुड़िया को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार रमेश को गुड़िया वापस देनी पड़ी। रमेश और सुमन ने अब चंपा से जुड़े रहस्यों को और गहराई से जानने का फैसला किया। उन्होंने एक पुराना रिकॉर्ड खंगाला और पता किया कि एक साधु महाराज, जो कि आत्माओं से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ थे, उसी गांव में रहते हैं। रमेश और सुमन ने साधु महाराज से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें प्रिया की हालत के बारे में बताया। साधु महाराज ने कहा, यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, इसमें राधिका की आत्मा है, जो अब तुम्हारी बेटी के साथ जुड़ गई है। राधिका की आत्मा अधूरी इच्छाओं और अपार दुख के कारण इस गुड़िया में कैद हो गई थी। साधु महाराज ने रमेश और सुमन को एक अनुष्ठान करने का निर्देश दिया।
जिससे राधिका की आत्मा को शांति मिल सके और वह इस संसार से मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान बहुत कठिन होगा और इसमें किसी भी तरह की गलती खतरनाक हो सकती है। उस रात रमेश, सुमन, साधु महाराज और प्रिया ने अनुष्ठान करने का निश्चय किया। अनुष्ठान के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और चंपा गुड़िया के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होने लगा। साधु महाराज ने मंत्रोच्चारण तेज किया और गुड़िया के चारों ओर धूप और चावल का छिड़काव किया। अचानक प्रिया की चीख सुनाई दी। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए थे और वह बेतहाशा चिल्ला रही थी, मुझे मत छोड़ो, मैं चंपा के बिना नहीं रह सकती। यह आवाज प्रिया की नहीं, बल्कि किसी और की थी, जो उसकी जुबान से बोल रही थी। सुमन और रमेश घबरा गए, लेकिन साधु महाराज ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि यह राधिका की आत्मा है, जो अपनी गुड़िया से अलग नहीं होना चाहती। कई घंटों तक अनुष्ठान चला और अंततः साधु महाराज ने मंत्रों के बल पर राधिका की आत्मा को शांति का अनुभव करवाया। कुछ देर बाद प्रिया शांत हो गई और उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई दी। गुड़िया से भी अब कोई अजीब ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। अगले दिन साधु महाराज ने रमेश और सुमन को सलाह दी कि वे चंपा गुड़िया को गांव के पास एक पुराने मंदिर में ले जाकर वहां छोड़ दें, जहां आत्माएं शांति प्राप्त करती हैं। रमेश और सुमन ने चंपा गुड़िया को मंदिर में छोड़ दिया और प्रिया को अपने साथ लेकर गांव छोड़कर चले गए। प्रिया अब सामान्य हो चुकी थी और उसने राधिका की गुड़िया को भूल जाना ही बेहतर समझा। आज भी गांव वाले उस मंदिर के पास से गुजरते वक्त राधिका की हंसी सुनने का दावा करते हैं, लेकिन अब वो किसी के लिए डर का नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची की अधूरी इच्छाओं की कहानी बन चुकी है।